ऐसा नहीं कि अडानी के जो है ना इंडस्ट्रीज का 16 लाख करोड़ माफ हो जाए और तुम्हारे हिस्से में 5 किलो चावल, ये नहीं। मेरी संभावना है कि ओबीसी का इतने ओबीसी, अरे ओबीसी में कुशवाहा कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, खटीक कितने हैं, यादव कितने हैं। आरएसएस बीजेपी ये बात समझ चुका है कि दलित और पिछड़े जो हैं वो खाली अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। जैसे आप हैं तो आपके जात का एक नेता बन गया, आप खुश, आपको स्कूल मिले, कॉलेज मिले, यूनिवर्सिटी मिले, नौकरी मिले ना मिले, उससे फर्क नहीं। जिसको आप ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद कहते हैं वो एक विचारधारा, एक व्यवस्था है, वो आने वाले 100 साल का पहले विजुलाइज कर लेता है। दलित प्रधानमंत्री भी बनाएगा आरएसएस। हाँ, एक गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ। जैसे मोदी जी ओबीसी हैं, लेकिन ये भी तो वर्णाश्रम धर्म की रक्षा ही कर रहे हैं ना। सर, मोदी सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना होगी। अब जिस चीज की आप लोग मांग कर रहे थे वो सरकार ने भी ऐलान कर दिया। देखिए, कैबिनेट में पास हो गया है ये चीज। नहीं, चलिए तो बधाई। और खास तौर से राजनारायण हमारे मित्र ही हैं, लंबे समय से आंदोलन चला रहे थे जिसमें हम लोग भी शामिल थे और देश भर में कई प्रोग्राम में रहे। और खुशी की बात ये थी कि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को ले लिया था, राहुल गांधी भी लगातार इस पे बोल रहे थे। लेकिन ये जो है ना पूरा मूवमेंट सोशल मूवमेंट था, लोगों ने पहले चलाया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको उठाया। तो ये तो एक बधाई की पात्र है, इसलिए जो लोग भी लड़े हैं इसके लिए उनको बधाई दिया जाना चाहिए। मोदी जी को बधाई दे रहे हैं आप? तो मोदी जी को भी क्यों नहीं बता, अगर उन्होंने जाति जनगणना घोषणा कर दिया है तो बधाई के तो सब पात्र, जो लोग लड़े सब पात्र हैं। लेकिन अभी तो घोषणा हुई है ना, अभी तो चैप्टर खुला है ना, उसमें पन्ने कितने होंगे और कितने पन्ने पलटे जाएंगे ये तो देखना बाकी है। आपने सोशल मीडिया पे लिखा कि भी थोड़ा इंतजार करिए। किस चीज का इंतजार करना? इसलिए कि भाई जाति जनगणना तो देखिए, सबसे नुकसान जो हुआ है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हुआ है। इनका मैंडेटरी जो था गणना होना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हर 10 साल पे, और उसके बेसिस पे रिजर्वेशन और जो कंपोनेंट प्लान के पैसे थे वो डिसाइड होते थे। मोदी गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मोदी सरकार में कुछ नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है उसका मार पड़ा है एससी और एसटी पे। लेकिन ये मुद्दा उठा और मैं समझता हूँ कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने भी जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे को उठाया। सर, एक बात समझ में नहीं रही, आरएसएस तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थी ना, तो ये अचानक से ऐसे कैसे? आरएसएस को समझना जो है ना, आपके और हमारे और देश के बहुत सारे नेताओं के बस की बात नहीं है। अगर मैं अपने बीए के दिन की बात कहूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे। जब मैं बीए में पढ़ता था ना, तब मैंने कहा था कि चूंकि हिस्ट्री में पढ़ता हूँ ना, तो हिस्ट्री से मैं कोरिलेट करता हूँ कि आरएसएस जैसे प्राचीन काल में भी राजा बनना है तो शूद्र राजा बन जाएगा। बहुत सारे राजा शूद्र हुए हैं। मुसलमानों का 1000 साल रहा, लेकिन आप कोई भी राजा रहे, लेकिन उनका काम है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। जैसे मोदी जी ओबीसी हैं, लेकिन ये भी तो वर्णाश्रम धर्म की रक्षा ही कर रहे हैं ना। तो राजा कोई भी बन जाए, आप वर्णाश्रम धर्म की रक्षा कीजिए। मैंने 92-93 में कहा था अपने कॉलेज में दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर कि आरएसएस वो हर काम कर सकती है। सोचिए, मैं बीए का स्टूडेंट था, वो राष्ट्रपति ही बनाएगी, वो प्रधानमंत्री ही बनाएगी। नहीं तो इससे क्या फायदा होगा? अभी अब आ रहा हूँ ना, अभी पहले बात समझिए ना पूरा, कि आरएसएस दलित प्रधानमंत्री ही बना सकता है। राष्ट्रपति तो बनाएगी। हाँ, राष्ट्रपति तो कांग्रेस ने भी बनाया है। दलित प्रधानमंत्री भी बनाएगा आरएसएस। हाँ, एक गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ। आज का इंटरव्यू आप रख लीजिएगा। लेकिन उस दलित प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होगा? वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना, आरएसएस के आइडियोलॉजी पे काम करना। पर संघ प्रमुख तो कोई नहीं बनाया दलित। कोई बात नहीं है, आप मंदिर मत जाओ, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठो, आप हमारा काम करो, आप बैठ के हमारे और मंदिर बनवाओ। तो अभी देश में कितने सारे दलित पॉलिटिशियन हैं और कितने सारे ब्यूरोक्रेट हैं, जजेस हैं, लेकिन काम किसका हो रहा है? संघ के एजेंडा किसका चल रहा है? तो ये जो संघ कह रहे हैं, आप उनको समझ, उनसे सीखने की जरूरत है कि वो अपने लिए अपनी व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करते हैं, वो पूरी समुदाय कैसे हमारा पूरे देश पे काबिज होगा उसकी बात करते हैं। हमारे नेता जो हैं दलित, और खास तौर से कह रहा हूँ, मैं दलित पे ही फोकस करता हूँ, पिछड़ों पे नहीं बोलूंगा, पिछड़ों पूछिएगा उनसे। हमारे नेता कहते हैं कि मैं ही सब करूंगा, इसी जीवन में सब कर लेना है। जिसको आप ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद कहते हैं वो एक विचारधारा, एक व्यवस्था है, वो आने वाले 100 साल का पहले विजुलाइज कर लेता है।
अंग्रेजों से भी झगड़ा नहीं हुआ, मुसलमानों से कहाँ झगड़ा हुआ बताइए? नहीं हुआ। जब हुआ कब? जब आप CRPC IPC आपने लाया तब झगड़ा शुरू हुआ। 1857 के बाद CRPC IPC जब आया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, तब झगड़ा शुरू हुआ। अदरवाइज तो सब, उसके बाद भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट अंग्रेजों के, उनके मिनिस्ट्री में सब जगह तो ब्राह्मण थे ही ना, अपर कास्ट के लोग थे ही। अम्बेडकर तो वो मान ली एक थे वहाँ पे, या MC राजा उनके पहले वो थे काउंसिल में मेंबर। लेकिन ये समझेंगे, मैं इसलिए इतिहास समझा रहा हूँ कि इससे समझने की जरूरत है। आधी लड़ाई अभी जीते हैं, पूरा नहीं हुआ है। मतलब आधी जीत गए, आधी जीते हैं, लेकिन जब होगा तब। और देखिए, मैंने कहा मोहन भागवत कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा ना। अब पूरे देश में एजेंडा किसका चल रहा है? RSS का। बिना ये सीखने की जरूरत है कि मोहन भागवत ने नहीं कहा, RSS के टॉप फंक्शनरीज ने नहीं कहा। वो बैठ के यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट करा रहे हैं, HRD कल्चरल मिनिस्ट्री अपने खास लोगों को देते हैं। तो उनके लिए एजेंडा जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दलित में और पिछड़ों में व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं। पर सर इस फैसले लेने से पहले तो मीटिंग हुई है ना मोदी जी की। तो हुई है, तो इसका मतलब सहमति हुई है ना। और सुनिए, जो मैं बात कर रहा हूँ किसी टीवी चैनल पे नहीं बोलेगा। मैंने 1 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये भाषण दिया था कि जाति जनगणना RSS BJP करवा देगी। हाँ, आपको याद है? हाँ, आपने कहा था। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि नेक्स्ट व्हाट, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा, ये मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। क्या होगा इसके बाद? उसके बाद ये है कि आप खाली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं या संसाधनों में हिस्सेदारी चाहते हैं। RSS BJP ये बात समझ चुका है कि दलित और पिछड़े जो हैं वो खाली अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। जैसे आप हैं तो आपके जात का एक नेता बन गया, आप खुश, आपको स्कूल मिले, कॉलेज मिले, यूनिवर्सिटी मिले, नौकरी मिले ना मिले, उससे फर्क नहीं। वो तो अभी भी है ना सर। हाँ, तो वो समझ चुका है ना। इसलिए अब देखिए, ये तो सोशल इंजीनियरिंग तो BJP ने किया है ना, हर जातियों का नेता तैयार कर दिया। विपक्ष अभी सीख कहाँ रहा है उसे। लेकिन सर कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में इससे 2 फाड़ भी हो सकते, कुछ लोग इसके विरोध में भी आते हैं। छोड़िए, पहले ये रणनीति समझिए। BJP RSS के पास सैकड़ों लीडर्स हैं, विपक्ष में कितने लीडर हैं? 2-4 लीडर। मैं MLA MP की बात नहीं कर रहा, मैं लीडर की बात कर रहा हूँ। क्या विपक्ष अपने नेताओं को अलाउ करता है कि आप जाके 1 लाख की रैली संबोधित कीजिए? नया नेता पैदा कर रहा है। RSS अगले जनरेशन का नेता बना चुका है। तो जाति जनगणना आप खेल समझिए। एक तो ये पॉलिटिकल, हर पार्टी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए काम करती है, तो इन्होंने भी किया। तो इसमें क्या होगा ना कि सारे जातियों का अगर मान लो गणना कर लिया, अगर जाति का किया तो मुझे डाउट है अभी भी, हो सकता है कि OBC का गणना बता दे, ओनली OBC। हाँ, शेड्यूल कास्ट का बता दे, शेड्यूल ट्राइब का बता दे, अपर कास्ट का ना बताए, नहीं अपर कास्ट का भी बता दे। मेरी संभावना है कि OBC का, इतने OBC, अरे OBC में कुशवाहा कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, खटीक कितने हैं, यादव कितने हैं, किसके पास कितनी जमीन है, कितने पैसे हैं। दलित में सबसे ज़्यादा तो अभी जाटव पे डंडा पड़ रहा है ना, तो जाटव चमार के पास कितने हैं ये बता दो, वाल्मीकि के पास कितने हैं ये बता। वो आंकड़ा पूरा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे अभी भी डाउट है इस पर। आंकड़े को कई लोग कह रहे हैं ऊपर नीचे भी किया जा सकता है एकदम। तो इसलिए फेयर सेंसस कमिश्नर के अंडर में एक एक चीज़, किसके पास बाइक है, जैसे मेरे पास एक कार है मान लीजिए, मेरे पास घर नहीं है, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ इधर, लेकिन मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो एक सैलरी है, तो मेरा आंकड़ा आना चाहिए कि भाई इनके पास एक कार है और कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये आंकड़े स्पष्ट आने चाहिए। मतलब फॉर्म जो है पेंसिल से नहीं, पेन से होना चाहिए फिल इस बार। हाँ, कि उसमें आंकड़े में गड़बड़ नहीं हो। पूरा कंप्यूटर, अब तो सब डिजिटल हो गया ना, मोबाइल लेके जाओ और सीधे फीड करते रहो, तुरंत पता भी चलता रहेगा। नहीं, उसी सेंसस कमीशन के पास सीधे सब जाता रहेगा, मोबाइल से फीड करते रहो। रतनलाल कम्युनिटी है ना, कार घर मकान, वहीं फीड करो और सामने दिखाओ, चेक कीजिए। और जब मैं ओके करूं, ओके, जब मैं सब देख के ओके करूं, तब बोले ओके,
सबमिट तभी होना देखिए ये सब बात तो आपको कहीं नहीं बताया कोई भी, अब सब नाच रहा है जाति जनगणना होगा, लेकिन उसकी क्या पेचीदगियाँ हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ डिजिटल तो टैब लेके जाते हैं ना, अब तो कागज लेके जाने की जरूरत नहीं। सर मान ले जाए सब कुछ जो आप कह रहे हैं अगर ये कर लेती है सरकार, तो क्या दलित पिछड़े बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? नहीं, दलित पिछड़े पार्टियां भी बहुत सारी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी, मतलब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचेगा फिर? कुछ नहीं बचेगा ना, वैसे भी उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं, व्यक्ति परक है कि हमको सीएम बनाओ, हमको पीएम बनाओ, हमको ये बनाओ, एजेंडा तो है नहीं ना। आरएसएस के पास एजेंडा है उन्हीं की जाति से। इसलिए मैंने कहा था पिछली साल कि आरएसएस क्या करे, डिजाइन देखिए, और ये उनकी रणनीति है, सीखना चाहिए कि वो बोले कि भैया ऐसा है ना, जाति का आ गया तो सबसे मार्जिनलाइज कौन है, ये है, सबको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं कहीं सेट करो, उसमें मोहन भागवत नहीं जाएंगे। नहीं, इसमें तो नेता सेट हो जाएंगे, लेकिन आम जनता तो फिर हिस्सेदारी मांगेगी ना, रिजर्वेशन भी बढ़ाया जाएगा। नहीं, तो पहले आम जनता मांगेगी कि नहीं मांगेगी इसी पे तो डाउट है। पहले तो आंकड़े आए ना कि किसके पास कितना स्कूटर है, कितना जमीन है, कितना इंडस्ट्री है, कितना पैसा है, पहले ये आंकड़े आएगा कि नहीं आएगा इसमें मुझे डाउट है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कास्ट सेंस खाली आपका कास्ट हम गिन दिए, लेकिन आपके पास स्कूटर है कि नहीं, ये आंकड़ा आया कि नहीं आगे देखना है। खेल तो यही है। तो मांग तो उठेगी ना, अगर नहीं आता तो फिर तो देखिए मांग उठेगी कि नहीं उठेगी मुझे डाउटफुल लग रहा है ना, कि इस समाज में कोई मांग ही नहीं है। बताओ कहाँ मांग है? क्यों विपक्ष के लीडर जैसे अभी उठा रहे हैं, नेता उठा रहे हैं ना, समाज में कहाँ मांग है? कि दलित फिर दलित समाज तो खाली नेता देके खुश होता है, अपना एक नेता है भाई एकदम जेड सिक्योरिटी में चल रहा है तो उसी से खुश हो गए। तुम्हारा स्कूल कॉलेज नौकरी है कि नहीं, नेता से पूछे नहीं ना, ये एजेंडा सेट किए। लेकिन सर आप कह रहे हैं आरएसएस का एजेंडा, लेकिन आरएसएस का 100 साल का जो आंदोलन है, 100 साल होने वाले आरएसएस को अब, तो ये तो फिर उसका एजेंडा पूरा आंदोलन फेल हो गया ना? नहीं, एकदम फेल नहीं हुआ, ये अपना रूप आकार बदलता रहता है। आरएसएस ने नेहरू और अंबेडकर के पुतले फूके थे ना, बिल्कुल फूके, तब फूके थे, तो अब अंबेडकर का पूजा क्यों कर रहा है? पूजा कर रहा है, वो अपना एजेंडा बदलते रहता है ना। खाई मुगल कोर्ट में ब्राह्मण स्कॉलर थे कि नहीं थे? बीरबल कौन था? ब्राह्मण। फिर भाई अपर कास्ट ही थे ना। तो इतने सारे लोग अपना उसके साथ मिला भी, एजेंडा भी बदलता है, तो अपना रूप आकार बदलता है। एक फिल्म थी टर्मिनेटर 2, आपने देखा होगा कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं, आकार बदलता है। तो इससे सीखने की जरूरत है ना, कैसे बाबा साहब को नमस्ते भी करता है, बड़ी बड़ी मूर्तियां ही बनता है, फूलमाला चढ़ता है, लेकिन विचारों को दफन किया जाता है उसी मूर्ति के नींव के नीचे। ये सर आपको नहीं लगता मोदी जी आरएसएस के खिलाफ जाकर ये फैसला ले रहे हैं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, ये आरएसएस के अंडरस्टैंडिंग के साथ है। मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, मैंने 90s में मैंने कहा था कि आरएसएस राजा किसी को भी बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो व्यवस्था को उनके हिसाब से फॉलो करते हैं। सर कल तक तो यही लोग खिलाफ थे कि जातिवाद फैलेगा इससे। अरे भाई, तो बगावत होगी देश में। वोट का मसला है ना, वोट तो दलित पिछड़ों के पास है, और दलित पिछड़ों को अपना खाली नेता चाहिए। तो सेंसस करके बोला, आज भी 85% कह रहे हो, इतने सारे IAS IPS मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी औकात है चूजा करने की? कोई नहीं बोलता। फिर तो नेता आपको होम मिनिस्टर बना देंगे। आरएसएस बोलेगा कि नहीं, शाह साहब को हटाइए, जाटव साहब को बना दीजिए, तुम बन जाओगे, तो काम किसका करोगे? लेकिन कई आरएसएस के नेताओं ने विरोध भी कर दिया ना सर इस फैसले का। अरे कोई बात नहीं, वो सब आपस में विरोध भी वही है, पक्ष भी वही। तो अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बहुजन समाज के नेताओं? बहुजन समाज को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलने वाला है, ठीक है। बीजेपी के पास सैकड़ों नेता हैं, दलित पिछड़ा अपर कास्ट सब नेता। तो आपको अगर पॉलिटिकली सरवाइव करना है तो एक तो इस पे नजर रखिए कि क्या क्या आंकड़े आ रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, टैब से करें, पूरा एकदम डिजिटल होना चाहिए कि जब तक हम ओके नहीं करें, और नहीं तो जितने आंकड़े लाओगे वो सब हर डिस्ट्रिक्ट में पोर्टल पे डालो, मेरे साइन किए हुए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। दूसरा कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स नहीं बनाएंगे तब तक आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 नेताओं के लिए कह रहा हूँ,
जैसे आरएसएस बीजेपी के पास सैकड़ों नेता हैं, तो आप भी सैकड़ों नेता बनाइए, बड़े बड़े नेता। नंबर 1। नंबर 2, समाज के लिए कह रहा हूँ, ये खाली अपने जात का नेता देख के खुश मत हो। वो सवाल पूछो कि आंकड़े मुझे पूरा बताओ और उसके हिसाब से हमारे लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोजगार की व्यवस्था करो। ये ध्यान रखना चाहिए, और नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग हल्ला कर रहे थे उनको भी कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली आरएसएस बीजेपी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारा क्रेडिट है, ये हमारा क्रेडिट ले गई। नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही होता है राजनीति में ना, कि आप हल्ला करेंगे तो सरकार कुछ दबाव में बात मान लेती है। तो राहुल जी से पहले सोशल एक्टिविस्ट लोग उठा रहे थे, हम लोग उठा ही रहे थे ना। हाँ, आप लोग तो उठाए रहे। अब रोस्टर की लड़ाई लड़ रहे थे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी लड़ रहा था, हम लोग लड़ रहे थे। तो हम लोग क्रेडिट के लिए नहीं काम करते हैं, हम लोग एक्चुअली काम होना चाहिए, दिखना चाहिए, इसके लिए काम करते हैं। इसलिए पूरा दलित बैकवर्ड, अब सबको मैं कह रहा हूँ, अपने अपना देखो वहाँ पे क्या आंकड़े आ रहे हैं, और उसके हिसाब से अपने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बजट में हिस्सेदारी। कि ये ऐसा नहीं है कि अडानी के जो है ना, इंडस्ट्रीज का 16 लाख करोड़ माफ हो जाए और तुम्हारे हिस्से में 5 किलो चावल, ये नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है। शुक्रिया, थैंक यू।